नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज एक ऐसे अहम विषय को लेकर आए हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में कैंसर के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट में भारत को दुनिया की कैंसर राजधानी तक कहा जा रहा है। भारत में सबसे आम कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ओवेरियन कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की औसत उम्र अब कम होकर 52 साल हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में अनुमानित 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ कैंसर के नए मामलों का निदान किया गया और 97 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्रेस्ट कैंसर भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। हर साल करीबन 1.5 से 2 लाख नए मामले सामने आते हैं। मृत्यु दर पर भी अगर नजर डालते हैं तो भारत में हर साल करीबन 25% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार भी हो रही हैं और उनकी मौत हो रही है। साल 2020 में दुनिया भर में 6,85,000 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हुई। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीबन 10 लाख मौतें ब्रेस्ट कैंसर से ही दर्ज की जा रही हैं। अभी रिसेंट का ही देखिए, अगर आप मामला देखें तो आपने देखा कि हिना खान ने बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो चुके हैं। अब लक्षण क्या होते हैं? अगर स्तन के आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है या फिर अगर कहीं पर भी आपको गांठ जैसा महसूस हो रहा है, तो ऐसे में आपको कहीं पर भी इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर कहीं भी आकृति में उसकी परिवर्तन हो रहा है, स्तन में अगर कोई गांठ बन जाती है, तो आप उस गांठ को हल्के में ना लें। गांठ अगर मटर के दाने जितनी होती है या फिर अगर उससे बड़ी भी है, अगर कैसी भी है, तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको अवॉइड ना करें। और देखिए, अगर कहीं भी आपके स्तन पर कहीं त्वचा के रूप में, रंग रूप में अगर बदलाव हो रहा है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। ये हीना की तस्वीरें इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि हीना लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि ये फाइट बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन वो लड़ेंगी भी और वापसी भी करेंगी। और सिर्फ हीना नहीं है, देखिए सोनाली बेंद्रे का आपको मामला याद होगा। सोनाली बेंद्रे ने फाइट किया, कमबैक किया, और अब वो ऐसे ही जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रही हैं, उनको अवेयर कर रही हैं और उनको मोटिवेट कर रही हैं कि लाइफ बचाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए हिम्मत रखनी होगी। हाँ, ये जर्नी बहुत ही पेनफुल रहने वाली है, लेकिन इस पेनफुल जर्नी से निकलने के बाद दुनिया फिर से खूबसूरत होगी, आपको ये सोचना है। मनीषा कोइराला देखिए, कैंसर से जूझकर वापस लौटी और फिर से अपने फिल्मी करियर में एक जबरदस्त कमबैक उन्होंने किया। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ ओवर हो जाती है, लेकिन हाँ, ये एक चिंता का विषय है। जिस तरह से कॉमनली महिलाओं में आजकल जो कैंसर की केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जो महिलाएं होती हैं खास तौर पर, वो अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न नहीं हैं। और हमारे साथ में ना आज 2 बेस्ट डॉक्टर्स रहेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। डॉक्टर अनुश्री वर्तक रहेंगी, सीनियर कंसल्टेंट है ब्रेस्ट सर्जरी, और डॉक्टर प्रीतम कटारिया ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट रिलायंस हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अनुश्री रहेंगी हमारे साथ में यशोदा हॉस्पिटल से। अनुश्री जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से उनकी लाइफ को पाने के लिए, और ये एक बहुत, मैं कह सकती हूँ कि सकारात्मक कदम है। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रही हूँ कि महिलाओं में आजकल ये इतना कॉमन क्यों हो गया है कैंसर, इसका क्या रीजन है? नमस्कार, थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर एक सबसे कॉमन कैंसर है, ना सिर्फ भारत की महिलाओं में बट दुनिया भर की महिलाओं में। और हर 4 मिनट पे इंडिया में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस मिलता है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा जेंडर है, एक औरत होना अपने आप में रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और बढ़ती उम्र जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। इसको हम टाल नहीं सकते हैं। कुछ अलग फैक्टर्स हैं भारत की महिलाओं में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग ब्रेस्ट कैंसर सामने आ रहे हैं। तो उसके 2 बड़े मेन कारण कह सकते हैं। एक तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हम में अलग है बाकी दुनियाओं की महिलाओं से, और दूसरा एक है कि देयर इज अ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल। हमारी जो जीवन शैली है उसका कहीं ना कहीं एक वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, जिसके वजह से मोटापा है या अल्कोहल कंजम्पशन है, इन हार्मोन्स को एक्सपोजर ज़्यादा है। तो इन सब कारणों के वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इंडिया में एक्चुअली जो एवरेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस का एज है वो 50 है, यानी मेनोपॉज से भी पहले। तो ये कहीं ना कहीं अलग है बाकी दुनिया से, जहाँ पे ज़्यादातर 60 प्लस की एज पे ब्रेस्ट कैंसर पाए जाते हैं। हमारी जो भारतीय महिला हैं उनको 20 साल की उम्र से ही सजग होना है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट अवेयर बनना है। आगे बात करेंगे कि सजगता कैसे। डॉक्टर प्रीतम कटारिया हमारे साथ में इस वक्त हैं।
डॉक्टर प्रीतम कटारिया हैं क्या टीम? चलिए शायद नहीं है, तब तक मैं आप ही से बात करती हूँ क्योंकि आपने सजगता की बात की है। तो ये सजगता कैसे, मतलब 20 साल की उम्र में तो लड़कियां जवान होती हैं और उस दौरान में इस बारे में सोचना भी वो नहीं चाहते हैं, लेकिन आज ये कंपलसरी हो गया कि अगर अब नहीं सोचोगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होंगी। क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए इस कम उम्र से ही महिलाओं को? करेक्ट। सो उनको एक ही मैं मंत्रा देना चाहती हूँ, जो भी कोई अडल्ट भारतीय महिला है, चाहे 18 की उम्र की क्यों ना हो, कि स्टार्ट बीइंग ब्रेस्ट अवेयर। और उसमें 3 चीजें करनी है। एक, आपको आपकी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क के बारे में अवेयर बनना है। अगर आप में कोई खास रिस्क फैक्टर है, जैसे हो सकता है आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे ज्यादा कैंसर केसेस होते हुए हैं, मतलब पाए गए हैं कि फैमिली में, या जो मैंने रिस्क फैक्टर की बात की आप में प्रेजेंट है, तो आपकी इंडिविजुअल रिस्क क्या है ब्रेस्ट कैंसर की, इसके बारे में आपको 20 साल की उम्र से ही अवेयर होना है। दूसरी बात यह है कि अपने ब्रेस्ट को एज और रिस्क के हिसाब से कैसे स्क्रीन करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 20 साल की उम्र से हम कहते हैं कि हर महीने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। जब आप 30 के हो जाते हैं तो हमारे नेशनल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है कि आपको साल में एक बार डॉक्टर से स्तनों की जांच करानी है। और अगर आपको कोई सिम्टम्स है ब्रेस्ट हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड कराने का सलाह दे। जब आप 40 के हो जाते हैं तो आपको स्तनों का एक्सरे यानी मैमोग्राफी से अपने स्तनों को स्क्रीन करना है। ये इसलिए है बिकॉज 100% हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर अगर हम उसको अर्ली डायग्नोज कर ले तो सक्सेस रेट ऑलमोस्ट हमारा 95% से ज्यादा होता है। सो हमें प्रिवेंशन पे तो काम करना ही है, पर स्क्रीनिंग पे भी काम करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं सारी महिलाओं से ये कहूंगी कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना, अपनी वुमेन्स हेल्थ को, ब्रेस्ट हेल्थ को प्रायोरिटी देना। अगर आप खुद को हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तभी तो आप प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग करेंगे। सो ये 3 चीजें हैं और ये फंडा है कि बीइंग ब्रेस्ट अवेयर। जैसे ही आप 18 प्लस हो जाते हैं, 20s में आपके होते हैं, एवरीबडी हैज टू बिकम ब्रेस्ट अवेयर। ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हर महिला को ये करना है और हर पुरुष को भी, क्योंकि कोई ना कोई महिला है, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी फ्रेंड, जो एट द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स है और उसकी हेल्थ के लिए बहुत मैटर करता है। मेरे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, मैं लॉन्जरी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि क्या है कि ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है, लॉन्जरीज भी क्या इसमें एक रीज़न है, इस पर मैं आऊँगी आपके पास। डॉक्टर प्रीतम कटारिया भी इस वक्त हमारे साथ में हैं। डॉक्टर प्रीतम कटारिया, एक बार ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि हिना खान का जो ट्रीटमेंट है वो आप ही के हॉस्पिटल से चल रहा है, एम आई करेक्ट? पॉसिबली यस यस। मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, वो ये कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं रिकवर करने की किस स्टेज पर? फॉर एन एग्जांपल, अगर फर्स्ट स्टेज पर डायग्नोज हुआ तो कितने % चांसेस होते हैं पेशेंट के रिकवरी के, सेकंड स्टेज में, थर्ड, ऐसे ही फोर्थ स्टेज पर पहुँचते पहुँचते? क्योंकि हमने देखा सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, इन लोगों ने कम बैक भी किया और ये लोग अच्छे से मतलब परफॉर्म भी कर रहे हैं। जी नमस्कार। जो एकदम बराबर है। आई थिंक ये समझना जरूरी है कि हमें इस कैंसर को अगर बन रहा है तो इसको जल्दी से पकड़ना बहुत जरूरी है। और इसके लिए स्टेज, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर हम इसको पकड़ पाए तो हम इसको कम्प्लीटली क्योर या कम्प्लीटली पूरी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। तो 4 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 में डिजीज सिर्फ ब्रेस्ट में रहता है। स्टेज 2 में ब्रेस्ट से होके थोड़ा गांठों में, जो एक्जिला जिसको हम बोलते हैं या काक बोलते हैं, उसमें गांठ स्प्रेड होती है। जब मल्टीपल गांठें काक में होती है उसको हम स्टेज 3 बोलते हैं, और जब डिजीज पूरे बॉडी में फैल जाता है उसको स्टेज 4 बोलते हैं। स्टेज 1 टू स्टेज 3 डिजीज कंप्लीटली क्योरेबल है। ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज स्टेज 1 हाईली क्योरेबल होता है और स्टेज 3 थोड़ा कम क्योरेबल होता है। अगर स्टेज 1 है तो 90 to 95% चांस है क्योर होने के, और स्टेज 3 है तो 50 to 60% चांस है कि कंप्लीटली क्योर हो जाए, और स्टेज 2 में 80% चांस है क्योर का। स्टेज 4 क्योरेबल नहीं है, इसलिए अगर हम डिजीज अच्छे से पहले उसको पकड़ ले पाए बेस्ड ऑन द स्टेज, तो हम इसलिए कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे डॉक्टर अनुश्री जी ने बताया कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस डिजीज़ को बहुत अधिकतर अर्ली स्टेज में पकड़ पाए। और इसके लिए मैमोग्राफी और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारगर साबित हो सकते हैं अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है तो। डॉक्टर अनुश्री, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, लॉन्जरीज का इसमें क्या रोल रह सकता है? क्योंकि मैंने कई फीमेल से सुना कि वो जो लॉन्जरीज कैरी करते हैं उससे कई दफ़ा उनको गांठें हो जाती हैं, तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है?
नहीं, ये कम्प्लीटली मिथ है। ब्रेसियर्स और ब्रेस्ट कैंसर का कोई संबंध नहीं है, बट ये बहुत पॉपुलर मिथ है। अक्सर ये महिला सोचती हैं कि हमने ब्रेसियर पहना इसलिए ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बट ये सच नहीं है। ब्रेसियर सिर्फ ब्रेस्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट देने का काम करता है। चाहे ब्लैक कलर का ब्रेसियर हो या चाहे अंडरवायर ब्रा हो, उससे कैंसर नहीं होता है। ठीक है, ओके। डॉक्टर प्रीतम कटारिया, क्योंकि ट्रीटमेंट की जी बात हो रही है तो मैं ये जान रही हूँ कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से स्टार्ट होता है। और ऑब्वियसली ये बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है, लेकिन पेशेंट्स जब इससे रिकवर करते हैं तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम ये डिजीज डायग्नोस करते हैं या ये बीमारी जब समझती है, तो सबसे पहले हम जांच करना चाहते हैं। तो पहले बायोप्सी हम करते हैं इसका। उसके बाद कुछ स्कैनिंग करते हैं, हो सकता है सोनोग्राफी हो, पेट स्कैन हो, बेस्ड ऑन द स्टेज जो हम इसको पकड़ रहे हैं। और उसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट 3 वर्गों में हम करते हैं। पहली बात है सर्जरी, दूसरी बात है रेडिएशन थेरेपी, और तीसरी बात है सिस्टमिक थेरेपी। सर्जरी में जैसे मैंने कहा कि सर्जरी में हम लोग उस गार्ड को निकालते हैं। रेडिएशन में हम लोग फोटॉन से हम लोग उस जगह को हम लोग रेडिएशन देते हैं। और तीसरी बात है सिस्टमिक थेरेपी में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कीमोथेरेपी है, टारगेट थेरेपी है, और हार्मोन थेरेपी है। अभी हमारा कैंसर के स्टेज कौन सा है, उसमें कौन से टाइप्स है, ट्रिपल नेगेटिव है, हार्मोन पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव, बेस्ड ऑन दैट हमें कौन सा सिस्टमिक ट्रीटमेंट देना है वो हम डिसाइड करते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट आएगी सर्जरी, रेडिएशन और सिस्टमिक थेरेपी। और इसमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है ये स्टेज के ऊपर निर्भर होगा, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड रहेगा कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है। और सबसे जरूरी बात है कि अगर हम इसको स्टेज 1 में पकड़ पाए, हो सकता है कि हमें ट्रीटमेंट कंप्लीट बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट देने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ सर्जरी या सिर्फ रेडिएशन या हार्मोन थेरेपी से काम हो जाए, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम जल्दी से भी इसको पकड़ पाए तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन या ट्रीटमेंट की जो अवधि है वो कम हो जाए और ट्रीटमेंट इंटेंसिटी भी कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर अनुश्री, एक आता है बायोप्सी। मतलब लोग तो ऐसे नाम सुनकर भी डर जाते हैं कि बायोप्सी होगी, सर्जरी होगी तो आपकी ब्रेस्ट को रिमूव किया जाएगा। ये सब कंपलसरी होता है क्या? एक्चुअली बायोप्सी को लेके लोगों में बहुत गलतफहमी है कि बायोप्सी इज़ हार्मफुल इन एनी वे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 50 साल से हम लोग जो भी कैंसर्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सारे पेशेंट्स का हम बायोप्सी करने के बाद ही इलाज शुरू करते हैं। सो बायोप्सी पे जितना भी रिसर्च हुआ है आज तक, उसमें ये देखा है कि हार्मफुल नहीं है। और जो सेल्स हम लोग बायोप्सी के दौरान निकालते हैं वो तुरंत मर जाते हैं, तो वो कहीं पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और एक बात है, एक टाटा मेमोरियल का बहुत उम्दा रिसर्च पेपर आया था कि लोकल एनेस्थीसिया देने से ट्यूमर के अराउंड कैंसर के फैलाव में रोकथाम होती है। तो जब हम बायोप्सी करते हैं तब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ट्यूमर के अराउंड। सो ये बायोप्सी के बाद में कैंसर का फैलाव नहीं होता है, और ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। सिमिलरली लोग सर्जरी के बारे में भी ये सोचते हैं कि सर्जरी करने से कैंसर फैल जाएगा करके, पर ये गलत फहमी है। इतने सालों से इस पे रिसर्च हुआ है और ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया कि सर्जरी करने से किसी पेशेंट का नुकसान हुआ हो। और जैसे डॉक्टर प्रीतम ने बात की थी कि हम सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तीनों से इस चीज़ का इलाज करते हैं। सो ये मैं कहना चाहूँगी कि कई बार पेशेंट हमें पूछते हैं, कभी कभी हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं और सर्जरी बाद में करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो अभी कल ही हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, तो मैं उसी का एक उदाहरण देना चाहूंगी कि कैप्टन डिसाइड करता है, राइट, कि टीम कैसी है, पिच कैसा है, कि ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा। तो सर्जरी जो है एक ओपनिंग बैट्समैन के जैसे होता है कि हम ज्यादातर पहले जाके एक बहुत प्रिसाइज पहला वार जो है कैंसर पे करते हैं। बट जैसे हमारे कैप्टन है कोहली साहब, जो नॉर्मली ओपन नहीं करते बट इस सीरीज में ओपन किया है, तो वैसे ही कभी कभी जब सामने वाली टीम खतरनाक हो, यानी कैंसर ट्रिपल निगेटिव हो या HER2 पॉजिटिव हो, तो हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं, उनको एज अ ओपनिंग बैट्समैन भेजते हैं। ताकि देखिए, ओपनिंग बैट्समैन की सेंचुरी होने से मैच नहीं जीता जाता। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो एक टीम स्पोर्ट है। उसमें आपका जो कैंसर सर्जन है, आपका जो कीमोथेरेपी के डॉक्टर है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपके जो रेडिएशन के डॉक्टर है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ टीम उन्हें काम करना पड़ता है और हमें मैच जीतना है।
तो जो ट्रीटमेंट कौन सा होगा, किस सीक्वेंस में होगा, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो आपके कैंसर एक्सपर्ट्स आपके लिए डिसाइड करते हैं कि किसे पहले जाना चाहिए, सर्जरी कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और एक आपने जो बात की कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कि ब्रेस्ट निकालना ही होगा, तो ये सच नहीं है। इनफैक्ट हमें 1970 से ये पता है कि ब्रेस्ट बचा के ट्रीटमेंट करने से, यानी सिर्फ गांठ को निकालना और बचे हुए ब्रेस्ट को रेडिएशन देना, जिसे हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी कहते हैं, तो ये करने से हमें ब्रेस्ट रिमूवल के जितना बराबर सक्सेस मिलता है। ये हमें पहले से पता था, बट पिछले 10 साल में ऐसा भी रिसर्च उभर के आया है कि ब्रेस्ट बचाना एक्चुअली एक सुपीरियर ट्रीटमेंट है और ब्रेस्ट निकालना एक इंफीरियर ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और हिना जी का कैंसर स्टेज 3 में डिटेक्ट हुआ था, और जैसे डॉक्टर प्रीतम ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली 60% ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में लेट स्टेज पे यानी स्टेज 3 पे डिटेक्ट होते हैं। पर अगर उसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, जब गांठ छोटी है, तब हम कम ट्रीटमेंट करके, सर्जरी में भी हम कंजर्वेटिव सर्जरी करके उनको ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट दे सकते हैं, जिसमें हम उनको क्योर भी करें, उनका ब्रेस्ट का कॉस्मेसिस भी बचाए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बचाए। डॉक्टर प्रीतम कटारिया, सेलिब्रिटीज़ के साथ में इतना कॉमनली हम कैंसर के केसेस देख रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़ी बात यह कि जिनका काम ही अपनी हेल्थ पर फोकस करना होता है, जो अपनी फिटनेस के प्रति इतना अवेयर रहते हैं, जो दिन रात जिम भी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर उनका भी इतना लेट स्टेज पर डायग्नोस होता है। इसका आप लोग क्या रीज़न मानते हैं? मतलब जब उन लोगों का डायग्नोस इतना लेट हो रहा है, तो फिर बाकी आम जनता, आम महिलाएं जिन्होंने कभी ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया, हमारे यहाँ तो ऐसी भी महिलाएं जिन्होंने कभी लाइफ में ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया होगा। सो देखिए, सबसे अहम बात ये समझना जरूरी है कि कोई इससे अछूता नहीं है कि ये कैंसर सब वर्गों में हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस डिफाइन नहीं करता कि आपको कैंसर होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फैमिली रिस्क क्या है, दूसरी बात है कि एडिक्शंस है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बच्चे ना होना या लेट स्टेज में बच्चे होना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है पोल्यूशन। मेट्रो सिटीज में जो पोल्यूशन है, मेट्रो सिटीज में जो लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल है, इसके कारण भी काफी बार ये ब्रेस्ट कैंसर अगर आप देखो तो मेट्रो सिटीज में काफी हद तक ज्यादा संख्या में पाया जाता है। दूसरी बात है कि जैसे सेलिब्रिटीज है वगैरह है, अगर वो अपने फिटनेस पे ज्यादा ध्यान ना दे, अगर अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करे, तो इसमें ज्यादातर ये रिस्क होने की ज्यादा संभावना है। एब्सोल्युटली कि जो ट्रीटमेंट लाइंस है वो स्टेज के ऊपर निर्भर करेगा। और ये काफी समझना जरूरी है कि स्क्रीनिंग, काफी बार इसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। डॉक्टर अनुश्री ने जैसे बताया कि बी ब्रेस्ट अवेयर, ये जो ब्रीद वाक्य है, ये जो मोटो है, ये सबको समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसके लिए तैयार है तो आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी या एग्जामिनेशन बाय द फिजिशियन, अगर आप अच्छी तरह से कर पाए, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको ये समझना है कि ये सारी चीजें बहुत अर्ली स्टेजेस में करना है। अगर आपके अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर आपको फैमिली में रन कर रहा है, तो एट द एज ऑफ 25 तभी से आपका स्क्रीनिंग करना जरूरी है, और तब जाके आपको ये डिजीज बहुत अर्ली स्टेज में पाया जा सकता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये बहुत सिंपल एग्जामिनेशन है जो फीमेल्स को अपने घर पे करना है। सो उनको आईने के सामने खड़ा होके आपका ब्रेस्ट चेक करना है, स्किन चेक करनी है, एक्जिला चेक करना है, ये सिंपल एग्जामिनेशन है। आप अगर मैमोग्राफी 1 in 2 years भी अगर आप कराओ तो भी आप एक गांठ एक बहुत स्मॉल साइज में भी आप उसको पकड़ पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अपने हेल्थ पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने करियर पे ध्यान देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अपने हेल्थ पे देना है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। और इसके लिए ये ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्योर रेट सबसे हाई है। और इसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और कह पाए कि प्लीज आप ये 30 प्रोग्राम जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी और एग्जामिनेशन बाय द फिजिशियन, ये अगर आप करें तो आप बहुत सारी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज पे पकड़ पाएंगे और उसको आप ज्यादातर लोगों में क्योर कर पाएंगे। अच्छा, फिर एक कॉमन क्वेश्चन आता है डॉक्टर अनुश्री फीमेल्स के अंदर, क्योंकि आजकल अर्ली स्टेज पर ही महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो आफ्टर कैंसर अगर वो रिकवर करते हैं तो क्या उन महिलाओं के लिए प्रेग्नेंट होना पॉसिबल होगा,
क्या उनकी लाइफ नॉर्मल होगी, उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसको लेकर भी जरा लोगों को बताइए, लोगों को, क्योंकि बहुत अलग अलग मिथ्स हैं, कुछ पता ही नहीं है लोगों को इस बारे में। Correct. So, pregnancy itself is a risk factor for breast cancer. प्रेगनेंसी के बाद कुछ सालों के लिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक अलग तरीके के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर। बट आपने जो सवाल किया है कि ब्रेस्ट कैंसर का अगर ट्रीटमेंट खत्म हुआ है तो क्या हम दोबारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं या और बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो जनरली इंडिया में ज़्यादातर औरतें जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस होता है उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई होती है, बिकॉज हमारे पास जनरली 40 की एज में, 50 की एज में कैंसर आते हैं। लेकिन हमारे पास जो वेरी यंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट आते हैं, जैसे 16 साल की उम्र में भी हमने पेशेंट्स को डायग्नोस किया है। तो ऐसे केसेस में मेरा उनको ये सलाह है कि आपको किसी ऑन्कोलॉजी सेंटर में जाना चाहिए जहां पे पूरा टीम हो कि जो आपकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कीमोथेरेपी का ओवरीज पे असर ना हो, या कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले आपका एग प्रिजर्वेशन करना, या अगर आप शादीशुदा है तो एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन करना। तो ये कुछ स्पेशल स्टेप्स हैं जिनको लेके हम उस औरत की फर्टिलिटी को भी स्पेयर कर सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाए उसके बाद जिंदगी नॉर्मल हो सकती है। मेरे पास कितनी सारी मेरी पेशेंट्स है जो वर्किंग विमेन है, जो ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद अपने ऑफिस गए हैं, अपना काम करते हैं। हम सर्जरी के दौरान, एंड आई एम श्योर जैसे डॉक्टर प्रीतम ने कहा कि सारे ही कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हर इलाज में हम ये प्रिकॉशन लेते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, वर्क उनका हो, वो कम से कम डिस्टर्ब हो, कम से कम डिस्टर्ब हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद अपनी बॉडी का ऑब्जर्वेशन करें, अपनी हेल्थ को लेकर जरा सी भी लापरवाही आप लोग ना बरतें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आज इस गंभीर बीमारी से निकला जा सकता है, लेकिन वक्त रहते अगर इसका पता चले तो, डॉक्टर्स का ये कहना है, और भरोसा आपको करना होगा डॉक्टर्स के ऊपर। और सच में कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान है, तो यहाँ पर भी वही मानना होगा। बहुत शुक्रिया सभी का, और आप सभी का भी शुक्रिया। ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए। नमस्कार।